हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो अपने रूल्स की सीरीज में आज हम शुरू करते हैं अपना रूल नंबर 16 से रूल नंबर 20। कई स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप पे मैसेज आए और यूट्यूब पे भी कमेंट कर रहे हैं कि सर एक वीडियो बना दीजिए ना बड़ा, जिसमें सारे रूल हो जाए। मुझे मालूम है कई सारे टीचर्स ने ऐसा कर रखा है, लेकिन पहली बात तो इतना टाइम होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात कि मैं रूल्स को बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ। आप कोई किसी भी और टीचर के रूल, एक कोई भी एक रूल देख लीजिए किसी और टीचर का, और एक रूल मेरा पकड़ लीजिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और फिर देखिए कि क्या डिफरेंस है। ठीक, आपको मालूम पड़ेगा कि ये बहुत ज्यादा डिटेल में है। अगर आपने ये रूल्स पढ़ लिए, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन उस रूल से रिलेटेड आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, सब टीचर बहुत अच्छे रूल्स पढ़ा रहे हैं और मेरी पूरी रिस्पेक्ट है उन सारे टीचर्स के साथ। बहुत मन से, बहुत दिल से सब पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप जब ये रूल्स पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये रूल बहुत ज़्यादा डिटेल में है। चलिए, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना रूल नंबर 16। क्या कहता है कि यूजेज ऑफ टू एज वेल एंड ऑल्सो, कि टू का प्रयोग, एज वेल का प्रयोग और ऑल्सो का प्रयोग हम सेंटेंस में कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। चलिए, एडिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यूजिंग टू एज वेल एंड ऑल्सो, मतलब टू का प्रयोग, एज वेल का प्रयोग और ऑल्सो का प्रयोग हम करते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए। इसमें टू और एज वेल का जो प्रयोग है वो किसी चीज से जब आपकी सहमति हो, एग्रीमेंट हो या समानता हो, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और ऑल्सो का प्रयोग एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए किया जाता है। ठीक। सेंटेंस पोजीशनिंग एंड करेक्टनेस, मतलब कोई भी चीज हम इसमें से टू एज वेल और ऑल्सो में से कोई भी चीज कहीं भी यूज नहीं कर सकते। आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें आपको पोजीशनिंग कहां करनी है। अगर आपने उसकी गलत पोजीशनिंग कर दी तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। कॉमन एग्जाम ट्रैप्स एंड एरर डिटेक्शन, ये चीजें हम तीन पढ़ेंगे। हम एरर डिटेक्शन करेंगे एक दो सेंटेंसेस में। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल, आई लाइक कॉफी, ठीक, एंड माई फादर लाइक्स टू। तो टू का मतलब क्या हो गया? टू का मतलब हो गया भी। और इस भी से हमने क्या सीखा? इस भी से हमने ये सीखा कि हम, मेरे पिताजी भी कॉफी लाइक करते हैं, मतलब मैं तो कॉफी लाइक करता हूं और मेरे पिताजी भी कॉफी लाइक करते हैं। ठीक, यानी कि क्या है, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड की जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से कॉफी, आई वेंट टू द पार्टी, आई वेंट टू द पार्टी एंड माई फ्रेंड वेंट टू, मतलब मैं पार्टी में गया और मेरा दोस्त भी गया। ठीक, तो यानी कि हम टू से क्या कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। लेकिन अगर इन दोनों में आप एक बात ध्यान दें तो क्या है, पोजीशनिंग बहुत जरूरी है। टू कहाँ आ रहा है? सेंटेंस के लास्ट में। तो यही बात कहना चाह रहे हैं कि सेंटेंस में पोजीशनिंग बहुत जरूरी है। दोनों एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखा है आपको। ठीक है, अभी और पढ़ेंगे तो आपको तुरंत सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे टू एंड एज वेल आर यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, जैसे आपने अभी यहां देखा कि टू का प्रयोग सेंटेंस में, दोनों सेंटेंसेस में लास्ट में किया गया है। तो एंड ऑफ द सेंटेंस किया जाता है टू और ऑल्सो, टू और एज वेल का प्रयोग। और क्यों प्रयोग किया जाता है? समानता दिखाने के लिए या सहमति। सिमिलरिटी मतलब होता है समानता और एग्रीमेंट मतलब होता है सहमति। किसी तरह की सहमति दिखानी है या सिमिलरिटी दिखानी है उसके लिए। जैसे आई एंजॉय क्रिकेट टू, मुझे भी क्रिकेट पसंद है। तो किसी के साथ हम एक समानता दिखा रहे हैं कि किसी को और को, तो आई एंजॉय क्रिकेट टू मतलब कि मुझे भी क्रिकेट पसंद है। ठीक, यानी या मुझे क्रिकेट भी पसंद है। आई एंजॉय क्रिकेट टू का मतलब मुझे क्रिकेट भी पसंद है, यानी मुझे कुछ और चीज पसंद है, कोई हॉकी पसंद है, चेस पसंद है, लेकिन मुझे क्रिकेट भी पसंद है। शी
सिंग्स एज वेल, वो गाना भी गाती है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए और पोजीशनिंग में टू और एज वेल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सेंटेंस के एंड में। ठीक, उसके बाद अगला रूल, ऑल्सो प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ही गलती होती है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ऑल्सो का मतलब भी होता है भी, इसका प्रयोग करते हैं मेन वर्ब के पहले और आफ्टर एन ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में। या तो मेन वर्ब के पहले ऑल्सो का प्रयोग करते हैं और या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में। पर्पस वही होता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना। जैसे आई ऑल्सो एंजॉय क्रिकेट, मैं क्रिकेट भी इंजॉय करता हूं। तो अब आप देख रहे हो क्या लिखा है, मेन वर्ब के बिफोर, पहले। तो ये इस सेंटेंस में मेन वर्ब है, ऑल्सो हमेशा कहाँ आएगा, मेन वर्ब के पहले। शी हैज ऑल्सो वन द प्राइज, उसने भी प्राइज जीता है। अब ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ रहा है, देखिए लिखा है आफ्टर एन हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, और मेन वर्ब के पहले आ रहा है, बिफोर द मेन वर्ब। ठीक, तो ये बात आपको ऑल्सो के समय ध्यान रखनी है कि ये मेन वर्ब के पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद में। और टू और एज वेल का प्रयोग हम सेंटेंस के लास्ट में करते हैं, एग्रीमेंट, सहमति या सिमिलरिटी दिखाने के लिए। ठीक, आई एंजॉय क्रिकेट ऑल्सो। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है, अभी मैंने आपको बताया कि ऑल्सो का प्रयोग मेन वर्ब के पहले किया जाता है। तो आई ऑल्सो एंजॉय क्रिकेट, ये सही है। आई एंजॉय क्रिकेट टू, ये भी सही है। क्यों, क्योंकि टू का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में होता है। तो ये दोनों सही है और ये गलत है। आई ऑल्सो कैन स्पीक फ्रेंच, मैं भी फ्रेंच बोल सकता हूं। तो सबसे पहली बात तो ये ऑल्सो कहाँ आना चाहिए, मेन वर्ब के पहले और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में। आई कैन ऑल्सो स्पीक फ्रेंच, अब मेन वर्ब के पहले आ रहा है तो अब ठीक है। ठीक, तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, उसके बाद टू क्या होता है, ये जो टू टी डबल ओ, किसी चीज की ज्यादा मात्रा दिखाने के लिए, किसी चीज की हाई इंटेंसिटी मतलब ज्यादा मात्रा दिखाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, हाई इंटेंसिटी। लेकिन एक कंडीशन है कि टू का प्रयोग, जब हम इस टू का प्रयोग करते हैं तो साथ में हमें एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ता है। मतलब सिर्फ टू लिख के काम नहीं चलेगा, वो टू क्यों है, वो हाई इंटेंसिटी क्या, किस वजह से है या किस कारणवश है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी इज टू टायर्ड, वो बहुत थकी हुई है। यहां पर क्या, एक रिजल्ट या एक एक्सप्लेनेशन ऐड नहीं है, इसलिए गलत है। शी इज टू टायर्ड टू वॉक, वो किस लिए थकी है, ज्यादा चलने के लिए। मतलब शी इज टू टायर्ड टू वॉक का मतलब वो इतनी थकी है कि वो और नहीं चल सकती। तो अब आपने एक रिजल्ट या एक एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो अब यहां पर टू सही है, इसलिए ये वाला सेंटेंस करेक्ट है। ठीक, शी इज वेरी टायर्ड, अगर वेरी का प्रयोग करना है तो आपको आगे कोई रिजल्ट या कोई कारण देने की जरूरत नहीं है, यहां पर ये सही है। तो वेरी के साथ वो कंडीशन लागू नहीं होती, लेकिन टू के साथ वो कंडीशन लागू होती है। अगर ये टू जो है वो सेंटेंस के मिडिल में आ रहा है तो आपको यहां पर बताना पड़ेगा कि वो टू क्यों आ रहा है। ठीक, शी इज टू टायर्ड टू वॉक का मतलब वो चलने के लिए बहुत थकी हुई है, आपने उसका एक रिजल्ट या एक एक्स्ट्रा रीजन बता दिया। ठीक, अब हम दो तीन सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑल्सो, ऑलरेडी गलत है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ऑल्सो कहाँ आता है, मेन वर्ब के पहले। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ही ऑल्सो कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ये ठीक है। या ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट टू, टू लास्ट में आ रहा है, ये ठीक है। तो अगर लास्ट में आ रहा है टू तो आपको उसका रिजल्ट या कोई इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। ही ऑल्सो इज कमिंग, गलत। क्यों, क्योंकि ऑल्सो कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। शी इज ऑल्सो कमिंग, ये सही है और ये गलत है। ठीक, आइए शुरू करते हैं अपना रूल नंबर 17। क्या कहता है, यूजेज ऑफ इन, इनसाइड एंड इनटू। इन तीनों का मतलब होता है किसी एक चीज का दूसरी चीज के अंदर होना, लेकिन हम किसी भी परिस्थिति में इन तीनों का प्रयोग नहीं कर सकते। इनका प्रयोग, इनसाइड का प्रयोग और इनटू का प्रयोग अलग अलग परिस्थितियों में करते हैं। जैसे हम यहाँ क्या पढ़ेंगे इस रूल के अंदर कि इन, इनसाइड और इनटू में क्या क्या अंतर है। स्टैटिक मतलब
कोई चीज जब स्थिर है, मूवमेंट मतलब किसी चीज की गति में कोई चेंज हो रहा है, और या फिर चेंज मतलब किसी चीज के प्रारूप में चेंज हो रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमन ट्रैप्स, मतलब किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसको हम एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ये समझ रहे हैं ना आप, ये है गति में चेंज और ये है प्रारूप में चेंज। जैसे सपोज मैं कहूं कि मिल्क इज टर्न्ड इनटू पनीर, अब मिल्क का प्रारूप चेंज हो गया है पनीर के अंदर, ठीक, तो उस समय हम इस वाले चेंज की बात कर रहे हैं। चलिए, तो इनसाइड जो है मूवमेंट इन इनक्लोज्ड स्पेस, किसी बंद जगह पर कोई चीज का मूवमेंट होना। इसका प्रयोग करते हैं जब हम आउटसाइड टू इनसाइड, कोई चीज बाहर है और वो किसी इनक्लोज्ड स्पेस में जा रही है, अंदर बंद जगहों पर, उसको हम बोलते हैं, वहां पर किसका यूज करते हैं हम, इनसाइड का। ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि जिस चीज में जा रही है वो बंद जगह होनी चाहिए, इनक्लोज्ड स्पेस होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही वॉक्ड इनसाइड द हाउस, वो घर के अंदर गया। अब हाउस एक इनक्लोज्ड स्पेस है, बंद जगह है, मूवमेंट हो रहा है बाहर से अंदर, तो हमने क्या बोला, इनसाइड। यहाँ बिल्कुल सही है। शी गॉट इनसाइड हिज माइंड, वो उसके माइंड के अंदर चली गई, ठीक। जब हम कहते हैं ना कि वो उसको पूरी तरह समझती है, तो हम बोलेंगे शी गॉट इनसाइड हर माइंड, वो उसके माइंड के अंदर गई। अब माइंड को हम ये मान के चल रहे हैं कि एक पर्सनल इनक्लोज्ड स्पेस है, तो हमने क्या यूज किया, इनसाइड। अच्छा, इसके बाद है इनसाइड आउट। अब इनसाइड आउट और इनसाइड में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इनसाइड आउट के दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है कि उल्टा, जैसे मैंने अगर ये शर्ट उल्टी पहन ली, मतलब जो अंदर का एरिया है वो बाहर और जो बाहर का एरिया है वो अंदर हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा, इनसाइड आउट। और एक होता है कंप्लीटली, मतलब पूरे तरीके से। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि आई नो दिस सिटी लखनऊ इनसाइड आउट, तो मैं क्या बोलूंगा, इनसाइड आउट मतलब कंप्लीटली, मैं इस शहर को कंप्लीटली जानता हूं। तो रिवर्स्ड, एक इनसाइड का मतलब हो गया, आउट का मतलब हो गया रिवर्स्ड, मतलब ही वोर द शर्ट इनसाइड आउट, वो शर्ट को उल्टा पहनता है, ये उसने उल्टी पहनी, वोर लिखा है ना। कंप्लीटली मतलब पूरे तरीके से, आई नो द टॉपिक इनसाइड आउट, मतलब मैं इस टॉपिक को पूरे तरीके से जानता हूं, ठीक। तो इनसाइड आउट के ये दो मीनिंग है। उसके बाद अगला है इन। इन का मतलब होता है कि स्टैटिक। स्टैटिक मतलब स्थिरता, मतलब कहीं कोई चीज किसी के अंदर स्थिर बैठी हुई है या है, तो हम वहां पर बोलेंगे, हम इन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है यूज व्हेन समथिंग इज ऑलरेडी इनसाइड, जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के अंदर ऑलरेडी हो, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम इन द रूम, मैं रूम में हूं, यानी कि मैं स्थिर अवस्था में हूं, कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहे हैं, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, इनका। वाटर इज इन द बॉटल, पानी बॉटल में है, अब हम स्थिरता दिखा रहे हैं कि पानी बॉटल के अंदर है, तो हमने इन का प्रयोग किया। अब इसी तरीके से ही जम्प्ड इन द पूल, ये गलत है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर मूवमेंट दिखा रहे हैं कि वो पूल में कूद गया, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए, ही जम्प्ड इनटू द पूल। जब मूवमेंट दिखाना है तो हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, इनटू का, जिसको हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे। जैसे यह है इनटू, मोशन और चेंज, किसी तरीके का कोई मोशन, गति दिखानी है या प्रारूप में चेंज दिखाना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे, ठीक। जब कोई हमें मूवमेंट दिखाना है या चेंज दिखाना है। जैसे शी रैन इनटू द हाउस, वो घर में दौड़ के गई, तो अब दौड़ के गई एक मूवमेंट दिखा रहे हैं, मोशन दिखा रहे हैं, तो इनटू बिल्कुल ठीक है। ट्रांसलेट दिस इनटू हिंदी, सपोज कोई चीज इंग्लिश में लिखी है और आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, उसका प्रारूप चेंज करना है, तो यहाँ पर इनटू बिल्कुल ठीक है। उसी तरीके से सैडनेस टर्न्ड इनटू जॉय, दुख जो है वो जॉय में, खुशी में, उत्साह में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, तो टर्न्ड इनटू, क्योंकि उसका प्रारूप चेंज हो रहा है, सैडनेस कन्वर्ट हो रहा है जॉय में, तो हमने क्या यूज किया, इनटू। इनटू का प्रयोग करते हैं जब कोई मोशन में चेंज हो रहा हो या फिर प्रारूप में चेंज हो रहा हो। अब हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं इन, इनसाइड और इनटू का। इन का प्रयोग होता है जब स्थिरता की बात कर रहे हो, शी इज इन द गार्डन। इनसाइड का प्रयोग वहां करते हैं जहां किसी तरह का कोई मूवमेंट हो रहा हो, लेकिन यहाँ पर एक चीज जो मिस है वो ये कि मूवमेंट इनटू इनक्लोज्ड स्पेस, ये बहुत जरूरी है लिखना, मतलब बंद जगह पर मूवमेंट हो, इनक्लोज्ड स्पेस, ठीक।
ही वेंट इनसाइड द शॉप, वो शॉप के अंदर गया, बाहर से अंदर गया। और शॉप कैसी है, एक इनक्लोज्ड स्पेस है। इनटू का मतलब हमने अभी पढ़ा कि कोई इस तरह कोई डायरेक्शन, कोई मूवमेंट में चेंज हो, कोई मोशन हो, और या फिर प्रारूप में। पोर मिल्क इनटू द ग्लास, दूध को गिलास में डाल दो, तो मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ इनटू ठीक है। इनटू का प्रयोग हम मोशन और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अब कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ही वेंट इन द रूम, वो रूम में गया, तो स्थिरता की बात इन में होती है, यहाँ क्या है, मूवमेंट की बात हो रही है, तो इनटू ठीक है। ही सैट इनटू द चेयर, नहीं वो चेयर में बैठी, इन का प्रयोग होगा क्योंकि स्थिरता की बात हो रही है। ही जम्प्ड इन द लेक, वो लेक में कूद गया, नहीं मूवमेंट की बात हो रही है, तो इनटू सही है। आइए हम लोग करते हैं अपना रूल नंबर 18। क्या कहता है, सूडो सब्जेक्ट एंड प्रोनाउन केस। सूडो मतलब समझते हैं ना, सूडो का हिंदी में मतलब होता है कृत्रिम, या हिंदी में इंग्लिश में मतलब होता है आर्टिफिशियल। ठीक, कोई चीज जो बनावटी हो, सूडो मतलब बनावटी होना, कृत्रिम हो या आर्टिफिशियल हो, तो बोलते हैं सूडो। तो हम क्या पढ़ेंगे इस रूल में कि जो सूडो सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो कृत्रिम सब्जेक्ट होता है, जो आर्टिफिशियल सब्जेक्ट होता है, उसका क्या मीनिंग होता है और उसको क्यों ऐड किया जाता है और उसके लिए क्या रूल होता है। करेक्ट यूज ऑफ सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आफ्टर इट इज और वॉज, इट इज और वॉज के बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, और हम उसके बाद कुछ कॉमन एरर्स इसमें सॉल्व करेंगे। इट इज अब सूडो सब्जेक्ट, ये जो इट है ये एक कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल सब्जेक्ट होता है। अगर आप जाए रूल नंबर 6 टू रूल नंबर 10 वाली वीडियो में, तो आप देखेंगे कि एक रूल है, उसमें बताया गया है कि हमने ये जो आर्टिफिशियल सब्जेक्ट है या सूडो सब्जेक्ट इट है, उसका हमको शुरू में यूज करना पड़ रहा है, नहीं तो सब्जेक्ट का सेंटेंस का मीनिंग गलत निकल रहा है। ठीक, ये केवल इसका प्रयोग होता है स्ट्रक्चर ऐड करने के लिए उस सेंटेंस में, अदरवाइज इसका कोई प्रयोग नहीं होता, इसीलिए इसको सूडो यानी कि आर्टिफिशियल सब्जेक्ट बोलते हैं। एक्चुअल जो रियल सब्जेक्ट होता है, जो एक्चुअल सब्जेक्ट होता है, वो इज और वॉज के बाद आता है, ये ध्यान रखिएगा। सेंटेंस में जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो इज वॉज के बाद आता है। रियल सब्जेक्ट मस्ट बी इन सब्जेक्टिव केस, जो रियल सब्जेक्ट होता है जो कि इज वॉज के बाद आता है, वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। सब्जेक्टिव केस समझते हैं ना, एक होता है सब्जेक्टिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, जैसे इट इज मी हु कॉल्ड, ये मैं था जिसने कॉल किया था। अब क्या लिखा हुआ है कि रियल सब्जेक्ट कम्स आफ्टर इज वॉज, और रियल सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो इज और वॉज के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है वो रियल सब्जेक्ट है, और रियल सब्जेक्ट किस में होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में। ये कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ क्या आएगा, इट इज आई हु कॉल्ड, इट इज आई हु कॉल्ड गलत है, ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्ट वो होता है जो करता, मतलब डूअर ऑफ द एक्शन, जिसने काम किया। और ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर काम हुआ, रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक, तो जैसे आई है सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, तो मी होगा। वी है तो दस होगा। दे है तो देम होगा, दे सब्जेक्टिव देम ऑब्जेक्टिव। वी सब्जेक्टिव अस ऑब्जेक्टिव। आई सब्जेक्टिव मी ऑब्जेक्टिव, इस तरीके से। तो वही बात हो रही है यहाँ पे सब्जेक्टिव की। जैसे हाँ देखिए आ गया, आई के साथ मी, वी, अस, मतलब ये सारे ऊपर वाले जो है वो सब्जेक्टिव केस हैं, और नीचे वाले सारे ऑब्जेक्टिव केस हैं। तो लिखा है कि ये वाले यूज करेंगे हम इज और वॉज के बाद, लेकिन ये यूज नहीं करेंगे, ये नॉट मतलब ये यूज नहीं करेंगे। ही के साथ हिम, ही सब्जेक्टिव हिम ऑब्जेक्टिव। शी हर दे देम हु हुम। ठीक, तो क्या आया, इट इज ही हु शुड बी ब्लेम्ड, ये वो है जिस पर आरोप लगना चाहिए। तो इज के बाद शी, हम ये जो ही है ये हमारा रियल सब्जेक्ट है, और ये किस में होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में, बिल्कुल ठीक है। इज के बाद आ रहा है, और ये हमारा कौन सा है, सूडो सब्जेक्ट है। इट वॉज दे हु हेल्प्ड अस, ये वो थे जिन्होंने हमारी सहायता करी। वॉज के बाद
सब्जेक्टिव केस आ रहा है, बिल्कुल सही है। इट इज वी हु मेड द डिसीजन, वो हम थे जिन्होंने वो निर्णय लिया था, तो इसके बाद सब्जेक्टिव केस आ रहा है। तो सेंटेंस में कैसे आएगा? इट इज अस, इट वॉज देम, इट इज हिम, ये आएगा, या इट इज हिज। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये गलत ना हो। हमेशा इज, वॉज और इज के बाद में सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन ही आता है। और इट जो है इन तीनों में क्या है? आर्टिफिशियल सब्जेक्ट है, सूडो सब्जेक्ट है। यूनिक एग्जाम, अच्छे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। इट इज हर हु अराइव्ड लेट, नहीं, इट इज शी हु अराइव्ड लेट। सब्जेक्टिव केस आ रहा है इस वॉज के बाद। इट वॉज मी हु सबमिटेड इट, ये वो मैं था जिसने उसको सबमिट किया था, नहीं, वॉज के बाद। इट इज देम हु आर रॉन्ग, ये वो थे जो गलत थे, नहीं, इट इज दे हु आर रॉन्ग। करेक्ट। इज वॉज के बाद में सब्जेक्टिव केस आता है। एग्जाम की टिप, मतलब क्या आपको ध्यान रखना है सेंटेंस को पढ़ते समय कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एरर देखिए कि इट और इट इज और वॉज के बाद में कहीं ऑब्जेक्टिव केस तो नहीं दिया है, वो गलत होगा। क्या सही होगा? सब्जेक्टिव केस। ये देखिए कि कोई रिलेटिव क्लॉज तो नहीं फॉलो कर रहा है, हु दैट, इसको अभी हम नहीं लेंगे, इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन जब वाला एक रूल पढ़ाएंगे तब लेंगे, इसलिए मैं इसको अभी नहीं ले रहा हूं। सूडो सब्जेक्ट इट इज नेवर द रियल डूअर, ये ध्यान रखिएगा सेंटेंस पढ़ते समय कि जो इट है वो एक आर्टिफिशियल सूडो सब्जेक्ट होता है, वो एक्चुअली डूअर नहीं होता है। ये जो है कभी भी एक्शन नहीं कर रहा होगा, इसके द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा होगा, ये ध्यान रखिएगा सेंटेंस में। ठीक है, आइए अगला रूल पढ़ते हैं हम, रूल नंबर 19। क्या कहता है? यूज ऑफ एनफ, एनफ वर्ड का प्रयोग जब हम एज अ एडजेक्टिव करते हैं या जब हम एज अ एडवर्ब करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस तो मालूम है ना आपको? जब कोई चीज किसी नाउन को मॉडिफाई करती है या प्रोनाउन को, तो हम उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। और जब कोई चीज किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को या किसी खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करती है, तो हम क्या बोलते हैं उसको? एडवर्ब। आइए, इस रूल में क्या क्या आएगा कि जब एनएफ का प्रयोग हम एडजेक्टिव की तरह यूज करें या एडवर्ब की तरह यूज करें, तो एनएफ को कैसे प्रयोग में लाते हैं, इसका प्लेसमेंट कहाँ होता है, मतलब बाद में आता है या पहले आता है, और उसके बाद हम कुछ कॉमन एरर देखेंगे। अब एनएफ का प्रयोग, अगर हम इस वर्ड एनएफ का प्रयोग हम जब एडजेक्टिव में करते हैं, तो ये हमेशा नाउन के पहले आता है। इट कम्स बिफोर द नाउन, मतलब नाउन के पहले आएगा, नहीं, ये स्ट्रक्चर फॉलो करेगा अगर एनफ एज अ एडजेक्टिव प्रयोग हो रहा है। ठीक, इस पे बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, मैंने खुद 2 या 3 शॉर्ट्स इसके ऊपर बना रखे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ले रखे हैं। जैसे वी नीड एनफ टाइम, एनफ का मतलब होता क्या है? एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। ठीक, हमें पर्याप्त टाइम चाहिए। अब टाइम एक नाउन है और एनफ इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो एनफ कैसे कर रहा है? एडजेक्टिव। चूंकि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसलिए एनफ प्लस नाउन आएगा, एनफ नाउन के पहले यूज होगा। ही डिड नॉट हैव एनफ स्ट्रेंथ टू कंटिन्यू, उसके पास पर्याप्त स्ट्रेंथ, मजबूती नहीं थी आगे जारी रखने के लिए। तो एनफ स्ट्रेंथ एक नाउन है, उसके पहले आया, तो एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है, बिल्कुल सही है। जब एनफ एज अ एडवर्ब काम करे, यानी कि एनफ जब किसी वर्ब को मॉडिफाई करे, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, और या फिर किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करे, तब एनफ जो है उसका प्रयोग एज अ एडवर्ब प्रयोग करते हैं। जब किसी एडजेक्टिव और वर्ब, और यहाँ पर एक चीज और लिखनी है, या खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करे, तब इट कम्स आफ्टर द वर्ड, जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है उसके बाद आता है। ठीक, तो यानी कि एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब प्लस एनफ। मतलब एनफ जो है उसके बाद आता है। ठीक, जैसे शी इज टॉल एनफ टू रीच, वो पर्याप्त लंबी है वहां तक पहुंचने के लिए। अब टॉल किसको मॉडिफाई कर रहा है? शी। कौन टॉल है? शी, तो ये एज एडजेक्टिव हो गया, टॉल। अब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, कितनी लंबी है? पर्याप्त लंबी है, पर्याप्त उसकी ऊंचाई है।
तो एनफ कैसे कार्य कर रहा है? एज अ एडवर्ब। अब जब एडवर्ब काम करता है तो कब कब आता है? आफ्टर। तो एनफ जो है वो टॉल के बाद आया। ही ट्रेन्ड हार्ड एनफ टू विन, उसने पर्याप्त कड़ी मेहनत करी जीतने के लिए। अब यहां देखिए कैसी ट्रेनिंग करी? ही ट्रेन्ड हार्ड एनफ, ट्रेन एक वर्ब है, हार्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है? ट्रेन को। कैसी मेहनत करी? बहुत कड़ी। तो अब जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है? वो खुद में भी एक एडवर्ब होता है। तो ये हार्ड, अब ट्रेंड एक वर्ब हो गया, हार्ड एक एडवर्ब हो गया, और कितनी कड़ी मेहनत करी? पर्याप्त कड़ी मेहनत करी या पर्याप्त हार्ड करा। तो हार्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडवर्ब को। एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाले को क्या बोलते हैं? उसको भी एडवर्ब बोलते हैं। तो जब एडवर्ब की तरह यूज करते हैं और जिसको मॉडिफाई कर रहे हैं उसके कहाँ आता है? आफ्टर। इसलिए एनफ हार्ड के बाद आया। तो आपको क्या देखना है कि एनफ किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो पहले आएगा, और अगर एनफ किसी वर्ब को, किसी एडवर्ब को, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो वो बाद में आएगा। इतना ध्यान रखना है, ठीक? तो चूंकि ये बाद में आ रहा है इसलिए एनफ एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है यहाँ। कंपैरिजन जो अभी हमने पढ़ा, अगर एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है तो एनफ जो है वो नाउन के पहले आएगा। आई हैव एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त धन है, मनी के पहले एनफ आया। तो मनी एक नाउन है तो एनफ यहाँ पे एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक, पहले आ गया। अगर एडवर्ब की तरह कार्य कर रहा है, यानी किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो एनफ इनके बाद आएगा। शी इज स्ट्रांग एनफ, कौन स्ट्रांग है? शी। तो स्ट्रांग क्या है? एडजेक्टिव। एनफ इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, बाद में आया। ही डिड नॉट रन फास्ट एनफ, अब रन एक वर्ब है, वो कैसे दौड़ा? फास्ट। वर्ब को मॉडिफाई करने वाले को एडवर्ब बोलते हैं। कितना तेज दौड़ा? पर्याप्त। तो एनफ किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडवर्ब को। तो एनफ क्या है? खुद में भी एक एडवर्ब हो गया, ठीक है? ये खुद में भी एक एडवर्ब हो गया। तो चूंकि एडवर्ब हो गया तो इसलिए कब आएगा? बाद में आएगा, प्लस एनफ। करेक्ट। अब आप एरर डिटेक्शन किस तरह से आता है? ही इज एनफ टैलेंटेड। तो अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप इसको राइट कर देंगे, नहीं। टैलेंटेड कौन है? ही। तो टैलेंटेड क्या हुआ? एडजेक्टिव, क्योंकि यही को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक? तो एनफ क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो खुद में एडवर्ब है, एडवर्ब है तो बाद में आया, बिल्कुल सही। वी हैव मनी एनफ, एनफ किसको मॉडिफाई कर रहा है? मनी को, नाउन को। तो एनफ एज एडजेक्टिव आया। जब एडजेक्टिव आता है तो कैसे होता है? पहले। वी हैव एनफ मनी। अब ठीक है। यू डिड नॉट रन फास्ट एनफ, फास्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है? रन को। रन एक वर्ब है तो ये एडवर्ब हो गया। एनफ किसको मॉडिफाई कर रहा है? फास्ट को। पर्याप्त तेज, तुम पर्याप्त तेज नहीं दौड़े थे। तो एनफ क्या हो गया? एडवर्ब। तो एडवर्ब किसके बाद आया? एडवर्ब के खुद के बाद आया, ठीक? तो हमें क्या ध्यान रखना है कि एनफ जो है वो एज अ नाउन एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है, किसी नाउन की तरह मॉडिफाई कर रहा है तो हम कब यूज करेंगे? बिफोर। और अगर ये एज अ एडजेक्टिव वर्ब या एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब एज अ एडवर्ब यूज हो रहा है, तो हम कब यूज करेंगे? आफ्टर। ठीक। रॉन्ग वर्ड ऑर्डर को देख लीजिए कि एनफ ऐसा तो नहीं पहले आना चाहिए बाद में आ रहा है, या बाद में आना चाहिए पहले आ रहा है। एनफ टैलेंटेड, गलत, टैलेंटेड एनफ होना चाहिए। मनी एनफ, गलत, एनफ मनी होना चाहिए। अवॉइड करिए इस तरह की मिस्टेक्स को, ठीक है? आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना रूल नंबर 20, यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर प्रीपोजिशन। तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस होती हैं जिसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, ठीक? आइए देखते हैं कौन कौन सी होती हैं वो। यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर प्रीपोजिशन, तो बट, एक्सेप्ट, बिटवीन, ये तीन प्रीपोजिशन एसएससी और बैंक पीओ के एग्जाम्स के हिसाब से इन्हीं में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो है इसके इन प्रीपोजिशंस के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। आफ्टर मतलब बाद में, ऑब्जेक्टिव केस अभी मैंने समझाया था ना इसके पहले वाले, इसके दो पहले रूल में कि आई सब्जेक्टिव केस जो करता होता है सब्जेक्ट होता है, और मी ऑब्जेक्टिव केस, आई सब्जेक्टिव, मी ऑब्जेक्टिव, वी सब्जेक्टिव, अस ऑब्जेक्टिव, दे सब्जेक्टिव, देम ऑब्जेक्टिव। तो हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे इन तीन प्रीपोजिशन के बाद में। एक स्पेशल केस होता है लेट का,
वर्ब का, उसके बाद भी हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। लेट एक वर्ब है, प्रीपोजिशन नहीं है, स्पेशल केस है, इसलिए इसी के साथ हमने ले लिया। आइए, बट एक्सेप्ट बिटवीन, इसके बाद हम मी का प्रयोग करेंगे, आई का नहीं। हिम का प्रयोग करेंगे, ही का नहीं। हर का प्रयोग करेंगे, शी का नहीं। अस का प्रयोग करेंगे, वी का नहीं। देम का करेंगे, दे का नहीं। मतलब ऑब्जेक्टिव केस करेंगे। देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड आई, एक फ्रेंडशिप है मेरे और तुम्हारे बीच में। तो अब चूंकि क्या आया, बिटवीन आया, एक प्रीपोजिशन है, तो बिटवीन के बाद यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, हमें मालूम है। तो इसके बाद हम आई का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि मी का प्रयोग करेंगे। ठीक, यू इसलिए लिखा है क्योंकि यू के केस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केस सेम होता है। ऑल बट ही वर इनवाइटेड, सब लोगों को, बट तुम्हें इनवाइट नहीं किया था। ठीक, ऑल बट ही वर इनवाइटेड, सब लोगों को, बस उसके अलावा सब लोगों को इनवाइट किया गया था। तो बट आया, तो बट के बाद क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, बल्कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक, इसमें एक और एरर बनती है, मैंने देखा यहाँ पे कई बार एक लंबा सेंटेंस करके यहाँ वॉज दे देते हैं। तो हमेशा आपको, अब ये थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात हो गई, लेकिन आइए तो मैं बता देता हूँ कि हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि जो ये वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब, ये किसको बता रही है, इसमें मेन सब्जेक्ट कौन है। मेन सब्जेक्ट ये है, ऑल। तो आपको ऑल मतलब सब, तो आपको हमेशा प्लूरल ही लगाना है या सिंगुलर नहीं लगाना। हिम के चक्कर में मत पड़िए, तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये ऑल बट ही, सब लोग उसके अलावा, तो बात सबकी हो रही है, सब्जेक्ट जो मेन है वो ऑल है, इसलिए यहाँ पे वर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल के बाद, बट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हुआ। ऑलवेज यूज ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर वर्ब्स लाइक लेट, अब एक स्पेशल केस है लेट वर्ब का, जिसके बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। लेट ही डू द वर्क, उसको काम करने दो, तो ही सब्जेक्टिव केस गलत है, क्या आएगा लेट के बाद, हिम डू द वर्क। लेट दे स्पीक फर्स्ट, उनको पहले बोलने दो, तो दे सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, लेट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। everyone except I was present, मेरे अलावा बाकी सब लोग प्रेजेंट थे। तो एक्सेप्ट आया, तो एक्सेप्ट के बाद हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। बिटवीन ही एंड आई वन विल बी चूजन, उसके और मेरे बीच में एक व्यक्ति को चूज किया जाएगा। तो बिटवीन आया, तो बिटवीन के बाद ही गलत, सब्जेक्टिव केस, और आई गलत। तो बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस हिम और ऑब्जेक्टिव केस मी, ये दोनों सही है। ठीक, एग्जाम की क्या टिप ध्यान रखनी है कि आपको ध्यान रखना है कि बट, एक्सेप्ट और बिटवीन, इन प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन यूज होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में हो। और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि लेट एक वर्ब होता है स्पेशल केस, उसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का ध्यान रखना है। और ऑब्जेक्टिव केस जैसे मी, हिम, हर, हस, देम आना चाहिए, आई, ही, शी, वी और दे नहीं आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहे। मैं अपनी पूरी स्पीड से चल रहा हूं, और मेरी कोशिश है कि आने वाले 1 या 2 हफ्तों में एटलीस्ट दो क्लास का सेट मैं हर पर वीक आपको दूं, मतलब कम से कम 10 रूल एक हफ्ते में मैं दूं आपको, ये मेरी कोशिश रहेगी। और मुझे लगता है मैं ये पूरा कर लूंगा, क्योंकि इस बार ये रूल देखिए 5th डे आ गया है। ठीक, अब मेरी कोशिश रहेगी कि हर हफ्ते आपको 2 रूल दूं। अब आप लोग भी थोड़ा सा, ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको शेयर कर दीजिए लोगों के साथ। जनरली मैं ये नहीं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन होता है ना कि एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो कुछ लोगों ने देखा, अब 10, 20, 100, 80 लोगों ने देखा, तो फिर थोड़ा मोटिवेशन भी कम हो जाता है। ठीक, तो शेयर करिए लोगों के साथ अगर आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद नहीं आ रहा है तो कृपया करके कमेंट करिए कि क्या कमी रह गई और क्या आप इसमें सुधार चाहते हैं। ठीक, मैं कोशिश करूंगा उन सुधारों को अगली बार से इनकॉर्पोरेट करने का। थैंक यू सो मच।